Assalamu alaikum students. I welcome you to lecture number 32 of Decision Making in Non-Profit Sector. Today's agenda is we will be having a review of the last lectures which is from 16 till 32. जो हमने इससे पहला लेक्चर देखा उसके अंदर हम लोगों ने पहले लेक्चर से लेके 15वें लेक्चर तक जितनी भी डिटेल्स थी उनके एक रिवीजन की, उसकी एक रिव्यू लिया। आज हम 16वें से लेके 32वें लेक्चर तक जितने भी लेक्चर्स हैं उनका रिव्यू देखेंगे, जानेंगे कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप के कौन कौन से ट्रेड्स हैं, कौन कौन से स्टाइल्स फॉलो करते हैं लीडर्स, इंटरनेशनल जो रेवेन्यू सर्विस है उसके, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लॉज को देखा, आज हम टैक्सेशन लॉज को देखेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट क्या है, रिसोर्स को कैसे मोबिलाइजेशन करनी है, एक्विजिशन स्ट्रेटेजी क्या है, नर्चरिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ नेगोशिएशन क्या है, किस तरीके से नेगोशिएशन करनी है, क्योंकि ये वो अहम मराहिल हैं कि सारी पॉलिसीज बन जाती हैं लेकिन मैनेजर्स को, नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को ये नहीं पता होता किस तरीके से नेगोशिएशन करनी है और किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, किस तरीके से अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है। हम लोगों ने बहुत सी पॉलिसीज के बारे में जाना, जिसमें एचआर रिलेटेड पॉलिसीज देखी, हमने एचआर मैनुअल के अंदर से पॉलिसीज देखी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को देखा, उनकी कंसेंट से वो चीज़ बताई गई। उनके स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को हमसे शेयर किया और मैं उनकी वसातत से आपको पेश किया। और साथ साथ अब आज के लेक्चर के अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 16 से लेके 32 तक जितने भी लेक्चर हुए जिसमें हमने लीडर की शिप के रोल को, पावर के रोल को, एसटीपीआई की पॉलिसीज को, अलॉन्ग विद नेगोशिएशन के पैरामीटर्स को, अलॉन्ग विद रिसोर्स मोबिलाइजेशन को, नर्चरिंग स्ट्रेटेजी को, एक्विजिशन स्ट्रेटेजी को हम लोग जानेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि किस तरीके से नेगोशिएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से नेगोशिएशन स्किल्स को अप्लाई किया जा सकता है, नेगोशिएशन होती क्या है। एक दफ़ा हम लोगों ने पूरे लेक्चर को नेगोशिएशन के सुना, लीडरशिप के सुना। आज हम उन सब लेक्चर्स का 16वें लेक्चर से लेकर 32वें लेक्चर तक जितने भी लेक्चर्स हैं 32nd तक हम उनका रिव्यू ले रहे हैं, उनको जानेंगे कि वो क्या लेक्चर्स थे और उसके बाद एक फॉर्मल इख्तिताम होगा इस कोर्स का, क्योंकि आज हमारे इस कोर्स का लास्ट लेक्चर है। First and foremost important thing is which we have studied in the past is about leadership. What is leadership? We have witnessed in the non-profit sector organizations that person like Dr. Abdul Sattar Eidi is there, late Madam Nelson Mandela is there, then we have got Gandhi is over here, then we have got other जो कलकत्ता से मदर टेरेसा हैं, शी इज इन द पिक्चर। these pictures show those all leaders जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते रहे हैं या कर रहे हैं या पास्ट का हिस्सा थे। डे बिफोर यस्टरडे नेल्सन मंडेला डाइड और उन्होंने जिस तरीके से अफ्रीका के अंदर स्याह फाम लोगों के लिए काम किया, कैद गुजारी, उसके बाद प्रेसिडेंट भी रहे और बहुत बड़ी हस्ती हमसे बिछड़ गई। डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, बीइंग एज अ लीडर उन्होंने बहुत काम किया। मदर टेरेसा ने बहुत ज़्यादा काम किया बच्चों के लिए, ऑर्फन्स के लिए, और ये सारी लीडरशिप जो थी, इन सब पिक्चर्स को आपके सामने पेश करने का मकसद ये है ना कि सिर्फ दिखाना, पर इनके साथ इनकी कैपेबिलिटीज़ को शेयर करना, इनकी वो सारी खसूसियात जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को रन किया और प्लस नॉन प्रॉफिट सेक्टर में काम किया, ऐसे इनिशिएटिव्स को सामने रखा। हमने अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बहुत सी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की, किस तरीके से ईदी फाउंडेशन को वो चला रहे हैं, ईदी ट्रस्ट को चला रहे हैं। And yet Gandhi was there in 1916 to 1920 and he worked for again those people जो के जो स्याह फाम लोग हैं, जो उनके राइट्स के ऊपर काम किया इन्होंने। बहुत से और लीडर्स हैं जिनकी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। So what is leadership? By looking at all these pictures, we can find out that leaders are the one who lead by an example, who have got the charisma to lead by an example, who can influence people by their own working, who can come up with the mentoring approach, who can come up with a charismatic approach. Along with it is commanding people. That first thing is leading people, then influencing people, and then commanding people, followed by
guiding people. Some leaders are very good in the wartime, but some leaders are good in a peacetime. So we are working on the humanitarian perspective, we are working on the community-based perspective. So as far as that is concerned, these qualities should be possessed by a leader, one who has to lead people, one who influence people, one who command people, and one who guide people. So just look at this picture. ये अभी recently जब floods hit हुए पाकिस्तान में, तो ये picture ली गई. आप just check करें कि इन बच्चों का अपनी माँ पे कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा. ये पिक्चर आपसे मैंने पहले भी शेयर की कि लीडर के ऊपर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है. इस पानी के इस बहाव में से अपने बच्चों को लेकर निकलना फ्लड के दौरान, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. और बच्चे कितनी स्माइली वे में अपनी माँ के साथ, माँ ने उनको दबोचा हुआ है अपने साथ और पानी से निकाल के बाहर ला रही हैं. और दिस इज अ कॉन्फिडेंस विच रिक्वायर ऑन द लीडर. दिस इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ लीडरशिप इन पाकिस्तान. और यहाँ पे बहुत से लोगों ने, आई केम टू नो टू वन ह्यूमन जो कि जिसको नॉर्थ वजिस्तान में ड्यूरिंग एन ऑपरेशन, एन आर्मी ऑफिसर जिसको बहुत ज़्यादा बुलेट्स लगी थी, और उसने बाद में जब अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी तो उसने बाद में 200 लोगों की जान बचाई सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चारसदा के अंदर जो फ्लड्स हिट हुआ. क्योंकि चारसदा इज सराउंडेड बाय 4 रिवर्स. लाइक आई हैव टोल्ड यू, आई हैव डिस्कस्ड विद यू दैट इट इज सराउंडेड बाय 4 रिवर्स, और उसको किसी वक्त भी सैलाब हिट कर सकता है. तो वहाँ के एक मकामी जो SSG एक्स एम्प्लॉय जो था, उसने 2000 लोगों की जानें बचाई और स्नेक बाइट से लोगों को बचाया. और इवन दो बिकॉज पीपल ऑफ दैट एरिया ट्रस्ट दैट एंटिटी. इसी पिक्चर के अंदर आप ये मवाजना कर सकते हैं कितना ट्रस्ट जो है एक लीडर पे होना चाहिए और ट्रस्ट की कितनी अहमियत जरूरी है. क्योंकि लीडर उन सारी मुश्किलात से, उन सारे बैरियर से निकाल के अपनी टीम को आगे लेके जाए. Then there are various types of leaders. Leaders by the position, if they achieve a position, a particular position, then they are leader. Leader by personality and charisma. Imran Khan has got a personality and charisma. He was working on the Shaukat Khanum Memorial Hospital, and it was a total non-profit sector oriented work, and he has got the charisma and he has got the personality. And first one is leader by the position. कोई पोजीशन मिल गई है लीडर को तो वो बीइंग एज अ लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं. सेकंड वन इज लीडरशिप बाय करिश्मा. जैसे लेट डियाना थी, उन्होंने जो लेडी डियाना थी, शी वर्क फॉर दोस पीपल जो के जिन लैंड माइंस के ऊपर खुद चल के उन लोगों ने को बताया कि आई एम नॉट सरप्राइज बाय वट एवर वेल्थ आई हैव, आई एम हेयर टू वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी. पर्सनल लाइफ को निकाल के प्रोफेशनल लाइफ में लेडी डियाना हैज वर्क फॉर दोज पीपल हु वर अफेक्टेड बाय लैंड माइंस. और उनकी पिक्चर्स भी इस वक्त नेट के ऊपर मौजूद हैं जो कि लैंड माइंस की वजह से जो अफेक्ट हुए उनके लिए उन्होंने काम किया. अपने जो महंगे तरीन मलबूसात थे उनको बेच के वो पैसे जो हैं वो डोनेट किए टूवर्ड्स दोज. वी टुक द एग्जांपल ऑफ मैडम एंजेलिना जोली which is an actress, and she came over here in 2002 and she gave donations to United Nations High Commission for Refugees. Then we have got lots other examples of charismatic people. One who has got the position and he is or she is a leader. Other one who has got the personality of charisma, he or she is a leader. Then leader by a moral example is there. Leader by power held is there. And there is an intellectual leader. And leader because of the ability to accomplish things. So we have got various types of leader. One who has got personality, one who has got charisma, one who has got position, one who has got good moral, good ethics. Equally, one who has got power in his or her hand. Then there is intellectual leader and leader by the ability to accomplish the things. There are various differences which we have studied as far as leaders and managers are concerned, and the major difference of the managers versus leaders I have highlighted in this slide, that the managers focus on things and on the other hand leaders focus on the people. Managers do things right, but on the other hand leaders do the right things. Managers plan, leaders inspire their own followers. Managers organize, leaders influence. Managers direct and leaders motivate. Managers control and leaders build, and managers follow the rules. So there are various examples of
various differences between managers and leaders. Not every manager is a leader, even though हम ये भी नहीं कह सकते कि leadership is a born entity. ये ज़रूरी नहीं है कि कोई leader जो है वो born entity हो या leadership by birth हो. Leader can be polished, and इसमें ये है कि they have to focus on the people. They do the things, do the right things, and they inspire their followers. They motivate them by building them personally and professionally. So they shape entities. They make they mentor the entities. Guru के तौर पे काम करते हैं leaders. As far as the book which I have taken for this whole course is the non-profit sector in the leadership in the non-profit sector world, जो कि मैंने आपके सामने अवेजा की on the first and second lecture के अंदर, और मैंने आपको बताया कि इससे हम लोग लीडरशिप के हवाले से बहुत कुछ मटेरियल लेंगे, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा जब मैं आपकी मॉड्यूल हैंडबुक्स को फाइनल कर लूँगा, और उसमें मिक्स टूल बॉक्स की एग्जाम्पल दी गई और उसके अंदर ये बताया गया है वॉरेन बैनस PhD, फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ द लीडरशिप इंस्टीट्यूट at the University of Southern California, and he stated that in that book that great leaders often inspire their followers to achieve the high levels of achievement by showing them how their work contributes to the worthwhile ends, and it's an emotional appeal to some of the most fundamental of human needs, the need to be important, to make a difference, and to feel useful, and to be the part of successful and worthwhile enterprise. So great leaders often inspire their followers to achieve the worthwhile ends. It is by Warren Bannis, who is PhD and founding chairman of the Institute of Leadership in Southern California, University of Southern California के अंदर उन्होंने ये चीज़ बताई कि you need to inspire people. Good leaders often inspire their people. So non-profit sector in this world, they have to act like a business organizations. They need to act like more profit-oriented organizations. Now, not profit-oriented, profit-like organizations. They need to be more business-like. Why? Because non-profit need to operate more efficiently. Experts in for-profit and non-profit industries and business proclaim these mantras, and non-profit today are paying attention. So environmental organizations, cultural institutions, civil organizations, healthcare, advocacy, non-profit organization, animal rights group, senior centers, these are the non-profit sector organizations. We need to have a mission, and they need to have a passion and zeal, and they need to equally they need to balance between the mission and zeal and equally passion, and that's why our author has proposed that there should be a balance between a profit setup and non-profit sector, and there should be a equilibrium between both stages, or plus there should be a balance between passion and mission and zeal. Because in non-profit sector organizations, people work with mission and zeal, rather they focus on the profit. There is no profit, but they need to act like one profit sector organization, or they need to act like a business sort of an organization. According to Internal Revenue Service, a non-profit sector recognized by Internal Revenue Service must have a clear defined mission and financial controls. They must be clearly defined mission and financial controls according to the 501 section C of the tax code. जैसे मैंने कहा कि जी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन लॉस को देखा, इस सेक्शन में हम लोग टैक्सेशन लॉस को देखेंगे कि and there are 8 broad missions which is covered under 501C of Internal Revenue Service, that is religious, educational, charitable, scientific, literary, testing for public safety, fostering certain nation or international amateur sports competitions, prevention to cruelty to children or animals. So these are those missions which are written underneath Internal Revenue Service of the section 501C of IRS. And जो ये काम सारे कर रहे हैं, उसके अंदर टैक्स की क्या लेजिटिमेसी है, ये टैक्स को किस तरीके से पे करना है इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, वो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने बता दिया कि उनके अंदर ये वो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो कि उनके टैक्स कोड के अंदर फॉल करती हैं, विच इज रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, साइंटिफिक, लिटरेरी, टेस्टिंग फॉर पब्लिक सेफ्टी, फॉस्टरिंग सर्टेन नेशनल और इंटरनेशनल एमेच्योर स्पोर्ट्स कंपटीशन को अरेंज करना है, प्रिवेंशन टू क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन और एनिमल्स. IRS जो है, Internal Revenue Service, more states that if an organization want to be tax exempted, it has to serve the purpose or mission to advance public welfare
instead of profit motive. So IRS ने बड़े clearly ये बता दिया कि अगर organization जो कि non-profit sector organization है वो अगर tax exempt होना चाहते हैं तो they have to serve the purpose, they have to serve that mission up, they have to serve that theme up on the basis of which that is established and to advance public welfare instead of profit motive. So it is very important to understand the IRS code of conduct, that is section 501C of IRS, which identified broad categories, और broad categories मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाई. इस स्लाइड में वो ये बता रहे हैं कि अगर नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स एग्जेम्प्ट होना है तो दे नीड टू फॉलो द मिशन, दे नीड टू फॉलो दैट zeal, they need to follow that passion, and equally for the welfare of humanity, for the welfare of public, not for profit motive. So an effective non-profit leader know that there are many sides to run a successful organization. Firstly, there should be a clarity regarding the mission itself. It should be clear towards down to the line manager. It should be communicated to the down to the line non-profit sector oriented managers, and it should be told them this is our mission. This is what we are based on. This is what we need to achieve. अगर हम लोग अपनी efficiency से, अपनी effectiveness से काम नहीं करेंगे तो हमारा end result जो है, which is service delivery towards the community, वो हमारा successful नहीं होगा. Then there are pressures to become more professionally managed and to articulate and to achieve those bottom line performance objectives. So why this is done both ways? Because of a shift in context of demand for services, changing operating environments and frequent financial pressures की वजह से there is shift in demand and equally rapid changing environment हो रही है. तो दोनों चीज़ों का सामने रखना है, passion और zeal को भी, और plus financial prospects को भी सामने रखना ज़रूरी है. There is a need that non-profit sector leaders recognize the need of strategic management perspective, like the diagram which I have showed you: strategy formulation, strategy implementation, or strategy evaluation, for translating their missions into objectives, developing a detailed plans and programs and procedures to accomplish their objectives efficiently and effectively. And this is done with the help of plans, with the help of programs. Like I have told you कि जी 2040 में अगर मैंने 40 कार्डियक हॉस्पिटल लॉन्च करने हैं तो मैं आज से उसकी प्लानिंग स्टार्ट करूंगा कि आज 2013 से 2020 तक मैं पहला फेज रखूंगा स्ट्रेटेजी का, और फिर 2020 से 2030 तक दूसरा फेज, और 2030 से 2040 तक तीसरा फेज रख सकता हूं मैं स्ट्रेटेजी का. और उसके अंदर मैं ये बता सकता हूं पहले फेज में मैं 10 हॉस्पिटल बनाऊंगा, दूसरे में मैं 20 हॉस्पिटल बनाऊंगा, तीसरे में 10 और बनाऊंगा, और मुझे अपने प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने पड़ेंगे, मुझे बजट्स देने पड़ेंगे, मुझे प्रोग्राम्स देने पड़ेंगे, और उसके बाद जो है दिस इज अ नीड द नॉन प्रॉफिट सेक्टर लीडर्स को ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. दिस इज मोर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव. इट इज नॉट टोटल नॉन प्रॉफिट वर्क, but it is more strategic management perspective. You need to think about down to the line that 40 years, 50 years down to the line where organization is going to stand, where the people, community, they are going to stand. So you need to balance between mission and passion. There should be a balance between the mission and passion that drive non-profit sector organizations, and effective and efficient management and operations may be the single most important factor for success. If you know that what your processes are, you know what their thresholds are, if you know that you at the end you're going to provide service to the community, that is the effectiveness point which you need to check. So there should be a balance, there should be equilibrium between my mission and passion to work. As far as strong leadership is concerned, it is achieving the delicate balance between efficiency and effectiveness. It requires strong balance, strong leadership, and if you need to balance between the efficiency of the processes and effectiveness of the service which NGO or charitable organization or trust is providing, then there should be a balance between mission and passion. Professional leaders like paid chief executive officers, executive directors, vice president, deputy directors are also the part of non-profit sector organization. Employees and volunteer leaders are there, board of trustees and directors, events and committee chairs. Like I have given you the example of Sustainable Development Policy Institute, उनके management perspective पर जो management procedures हैं, MPs जो हैं, वो मैंने आपके साथ share की. Those all are basically, they all are the entities, they are the major stakeholders. They believe that more business-like approach is required, and plus the best balance between the mission and passion to work. जितने भी non-government sector organizations हैं, जितने भी charity है, जितने भी trust हैं, they require funding.
अब फंडिंग को अच्छे तरीके से लगाना मकसद है, इसको ऐसे तरीके से लगाना मकसद है, इसको एक प्रॉपर प्लान वे में लगाना मकसद है। जब आपका मिशन ही डिफाइंड नहीं है तो आप अपने पैशन को किस तरह लेके चल सकते हैं? तो देयर शुड बी अ बैलेंस। ये जितने भी लीडर्स आपके नाम आपके सामने लिखे हुए, प्रोफेशनल लीडर्स हो गए, वॉलंटियर लीडर्स हो गए, इनके अंदर पैशन भी है, जील भी है काम करने की, और मिशन का भी इनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, इसको हम इस तरीके से हासिल करेंगे। Then, as far as non-profit world is concerned, today's non-profit world environment requires a good return on investment. Return on investment doesn't mean profit. It means serving the humanity. How much community is satisfied by the services which a non-government sector organization of yours is providing to that specific community or to that specific internally displaced people. Donors demand it. How much effectiveness to the community is given by this specific non-government sector organization जिसको हमने funding दी. These challenge changes and qualities of non-profit leaders reveal a number of opportunities and lessons for success. और ये this is a challenge for those non-profit sector organization leaders, और वो बताएं कि there should be a balance between mission and passion to work, and equally we need to balance between the business-like operations and public-like operations. So there are resources, the born and the bane, the challenge of creating opportunities, enriching lives and communities, and creating fundamental change drivers. Many leaders in to the non-profit sector, and they are coming up with the change. They are change agents. We have witnessed in the past Eidi Trust, 1951, Aga Khan Foundation, and lots many organizations. They work for the community. They enrich the lives. They foster the lives. They improve the lives of the people. They create opportunities for the people. Now, आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दी regarding the चार सदा people, और वो हमने लास्ट लेक्चर को भी डिस्कस किया चार सदा के हवाले से कि it's surrounded by 4 rivers. Now we can initiate such training, like they require how to make boats, because we know that flood is going to hit, अल्लाह माफ करे, वहां पे हिट करेगा किसी न किसी वक्त पे। तो कश्तियां बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको, स्नेक बाइट से बचने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स को, डिजीजेस से, जो आंखों की डिजीजेस हैं, जो एब्डोमिनल डिजीजेस हैं, उनसे बचने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। और साथ साथ और भी बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं जब एक डिजास्टर हिट होता है। सो वी नीड टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टूवर्ड्स टू दोज पीपल, एंड प्लस एम्प्लॉय और अप्लाई दोज रिसोर्सेज effectively and efficiently, and the non-profit sector organization, they carry out this work as an obligation to implement programs and projects. जैसे मैंने projects की example दी, projects are temporary endeavors, they are undertaken to create any unique product, service or result. Now, नॉन-प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है वो सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। उनका रिजल्ट जो है वो कम्युनिटी को सर्विस फराहम करना है, या उनका प्रोग्राम जो है वो कम्युनिटी को सर्विस फराहम करना है। वो तब प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा जब उनके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे, और जब प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा वो स्ट्रेंथन करेगा उस थीम पे को जिसकी बेस पे नॉन-प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश की गई है। जो ऑथर है इस बुक का, वी नीड टू, आई हैव टोल्ड यू हिज नेम, एंड ही वाज ऑफ द व्यू, वी नीड टू स्टैंड ऑन द शोल्डर ऑफ दोज हु केम बिफोर अस फॉर 90 years, yet we still look forward. We need to stick to our mission, yet be adaptive to stay relevant in order to deliver on it. The messages have to be expressed differently to make sense to the community. We need to stay in the cutting edge and use our resources fully. This is an interview of an author, and he is of the view that we are standing on the shoulders of those who came before us. उन्होंने हमारे लिए ये सारी चीज बनाई, और हमने अब आने वाले लोगों के लिए ये स्टैब्लिश करना है कि नस्ल तबाह ना हो, कोई कम्युनिटी तबाह ना हो, कोई सोसाइटी तबाह ना हो, एक सोशल फैब्रिक जो है वो बनता रहे, और एक सोशल डेवलपमेंट होती रहे, एक इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ आती रहे। तो ऑथर की व्यू के मुताबिक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन दैट they need to differentiate between the mission and passion. They need to balance between both. Equally, they need to balance between the business-like operations and profit-like operations. So, financial resources are there. Non-profit sector organizations की range in size from teachers insurance से लेके annuity association तक, या कोई neighborhood की कोई मोहल्ला कमेटी बनी हुई है, तो उस तक resources demand होते हैं, inputs चाहिए होती हैं processes को, finance भी चाहिए होता है, HR भी चाहिए होता है, technology भी चाहिए होगी, social investors और non-profit stakeholders जितने भी हैं, they look for return on investment of donations to more than 1.4 million charities in the United States, including religious organizations जो हैं, या USA की एग्जांपल दी गई आपको,
इसमें 1.4 मिलियन चैरिटीज जो हैं वो इकट्ठी होती हैं. दैट इज बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द नॉन प्रॉफिट सेक्टर एम्प्लॉइज. और ये यूएसए के लिए नहीं, यूएसए में जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सपोर्ट करती हैं. तो दिस इज अ क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी. अगर यूएस की बात की जाए, today total giving to the nation's 400 largest charities fell in 2002 for the first time in dozen years after several years of double digit growth. 2002 में ये चूंकि गिरी थी और चूंकि war on terror it started और people perception were against change, again change and जो फिलैंथ्रोपिक जो इनिशिएटिव्स थे उसमें जो डोनेशंस थे उसकी अमाउंट जो है या जो टोटल गिविंग जो थी इन द फॉर्म ऑफ फॉर द चैरिटी एंड फॉर द फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स इन 2002 इट फेल डाउन. एक गर्ल स्काउट की जो हेड है यूएस में वो कहती हैं वी डू नॉट पे इनफ टू द स्टाफ मेंबर्स. And most non-government organizations are blessed by dedicated staff and volunteers. Rarely a staff member paid their worth. So this is again a policy matter, and it should be solved on the table that those people who are energetic, those people who are enthusiastic, those people who are dedicated, those people who are intellect of the non-profit sector organization should be paid according to the worth of them, according to the efficiency and effectiveness of them, according to the working of them, according to the objectives they have achieved or not. On the basis of that, unfortunately in US, this is the story that the non-profit sector organizations are not paid or employees are not paid enough as far as their worth is concerned. Then biggest issue is to find a competent leadership when the pay is not that high. This is again a personal interview, and when the pay is not high, organizations doesn't pay that much. That is a point, that is a cornerstone where we need to discover the leader. Leader is the one who is going to take the work by inspiring people, by telling them कि आज तुम लोगों को कम पैसे मिल रहे हैं, कल तुम्हारी वर्किंग की वजह से तुम्हें ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं. So it doesn't matter. You need to inspire as a leader. You need to inspire. You need to motivate. You need to build them. You need to share the entities. The problem is that non-profit leaders are not following their mission and not translating it into programs, procedures with zeal and understanding. So again, वही वाली बात आ गई है. मसला किधर है? मसला उधर है कि non-profit जो leaders हैं, they are not paying attention to the mission. Equally, they are not translating it to their programs, procedures with zeal and understanding. Then serve. Effective leaders in non-profit sector organization know how to serve multiple stakeholders. Stakeholders are those entities who have got direct or indirect effect. या तो direct या indirect effect करेंगे या positive या negative impact करेंगे आपकी non-government sector organization, आपकी charity या आपके trust की working के ऊपर. So how to serve multiple stakeholders, how to manage their expectations, how to distribute information to them. एक चीज का ये चीज ख्याल रखनी है कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफ यू वांट टू सेटिस्फाई योर स्टेक होल्डर्स, यू नीड टू सेटिस्फाई योर स्टेक होल्डर्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर अथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन. अगर आपकी प्रॉपर अथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो स्टेक होल्डर्स आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड. द इंटरनेशनल डोनर्स, जिन ऑर्गेनाइजेशंस का मैंने नाम लिया, बिंगोस बोंगोस, they are not going to be satisfied. जो आपको प्राइवेट philanthropists भी donations दे रहे हैं, they are not going to be satisfied, and even though employees are not going to be satisfied. So multiple stakeholders की needs को देखना सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि an effective leader must know what stakeholders are there, how to balance between the demands. They need to satisfy the internal customers, which are the employees, and equally external customers, which are the community. And employees cut costs and grow on more projects. This is what effective leader has to do. Changing from non-profit to profit in an era where non-profit actions have to find harder for contributions, use their resources with great care, may have turned to business sector for management. And it is witnessed that most business executives, and they are becoming directors of non-profit sector organizations, and they are converting themselves, they are changing their designations, and they are equally changing their organizations towards a non-profit sector organization, and this is a very good opportunity for them. Equally, this is good for the non-profit sector world, that leader जो है, which is business-oriented leader, who have got contacts, who have got energy to work in the business world, they are shifting, they are changing their jobs towards non-profit sector. Non-profit sector is like business, must identify their markets. They need to establish their goals and objectives, and equally they need to devise or they need to develop
a strategic plan, how their mission is going to be achieved, how their vision is going to be achieved, which policies are there, which broad guidelines are there, what is the economic policy, what is the bureaucratic policy, equally what policy is regarding information, what policy is regarding HR, human resource manual के अंदर हम गौताजन हुए और हम लोगों ने ये चेक किया कि उसकी HR की पॉलिसीज कौन कौन सी हैं और हम लोगों ने वो पॉलिसीज की एप्लीकेशन भी देखी, प्लस हम लोगों ने सारे आर्टिकल्स SDPI के रीड आउट किए और आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 7 तक जो मैनेजमेंट अप्रोचेस हैं और मैनेजमेंट प्रोसीजर्स हैं SDPI के, उससे हम लोगों ने ये चीज अंदाजा लगाई कि किस तरीके से लॉज जो हैं वो पॉलिसीज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करती हैं, एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर वर्ल्ड को स्ट्रेंथन करती हैं। और ये क्यों जरूरी है? बिकॉज एट द एंड डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट। Competition in non-profit today, there is added challenge of increasing competitive environment, competitive for patrons and support, competition of good employees, competition for volunteers, awareness and time, and everybody contribute heavily in non-profit sector world. Or there is a sense of competition which arises. There is a sense of awareness which arises, and it's good for non-profit world today. Volunteer leadership is what which we have witnessed in non-profit sector organization, and three key factors for executive: work, wisdom and wealth for non-profit sector organization. Our non-profit sector organization के जो executives हैं, they must be working good, they must be having a wisdom. बताया ये गया कि हक और रियायत का फर्क जाने। जब आपकी HR का जिक्र हुआ तो बताया गया कि हक और रियायत का फर्क जाने। आपको मैंने ये चीज इंपार्ट की कि हक ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय आपके अंडर काम कर रहा है, उसकी 10 छुट्टियां, वो उसका हक है। अब वो 10 छुट्टियां कर बैठता है, फिर आपके पास आता है कि सर मेरे फलां अजीज बीमार हो गए, मुझे एक दिन की रियायत बख्श दें या मुझे एक दिन की छुट्टी दे दें, तो आप रियायत बख्शेंगे। सो देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन अ राइट एंड अ डिस्काउंट पॉलिसी ऑफ योर्स। बीइंग एन इफेक्टिव लीडर यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन हक एंड रियायत। इक्वली आपने घोड़े और गधे को एक लाठी से नहीं हाँकना। दिस इज विजडम। दुनिया चलती है दो चीजों से, या तकदीर से या तदबीर से। दोनों चीजों का होना सही जरूरी है। सो वर्क इज देयर, विजडम इज देयर एंड वेल्थ इज देयर। और मैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं विजडम के लिहाज से, द फोर्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम हजरत अली अलैहिस्सलाम, his quote is that there are three sort of hearts. दिल की तीन किस्में हैं. One who is scholar to divine, other one who is seeker to the knowledge, and there is a third category which is common rot. So you need to be scholar to divine, you need to be seeker to the knowledge as an effective leader, and equally you don't need to be a common rot. You need to work for the humanity. आपके अंदर जो एहसास हमदर्दी, जो जज्बा है ह्यूमैनिटी के लिए काम करने का, वो आपको ये बताता है कि आप पहली दो किस्मों, दिल की पहली दो किस्मों पे जाएंगे, which is scholar to divine or seeker to the knowledge. An effective leader is the one who is seeker to the knowledge, who gets information or multiple informations, and then he came up or she came up with the knowledge. So work, wisdom and wealth, it is important for non-profit sector organization leaders. Then there are qualities. And qualities, effective boards and volunteer leadership teams and communities depend on the combined qualities and characteristics of individual members, the team which you are utilizing. The team must be having lots and lots of capabilities. And effective leader की भी बात की गई तो उसके लिए स्टीफन आर कॉवे की जो 8 habits of highly effective leader है, उससे भी मैंने आपको एग्जांपल दी। You need to be proactive, you need to begin with an end in mind, you need to seek first to understand, then to understood, then there is synergy, then there is sharpen the saw, and now it is from existence till greatness. Leader exist तो करते हैं, लेकिन great leaders बहुत कम होते हैं. Then there is a leadership toolbox which is written in the book which I have taken from where I have taken this leadership whole lesson. और उस context, उसकी पहली चीज है context. First leadership toolbox का जो element है, that is context. Context is that you need to balance between mission with efficient operations. You need to strive for continuous improvement in professional leadership. You need to clearly define the roles and responsibilities. You need to lead inclusive change initiatives with board and staff. You need to play to strength for staff and board leaders, and you need to ensure the financial stability of non-profit sector future. So first and foremost important thing is the context in which it is established. Next is preparation. पहली चीज context. अब leadership toolbox की second चीज क्या है? Preparation. Preparation में क्या है? लोगों पे पैसा लगाया जाए. Invest in people. Spend more time in strategic planning.
ensure financial stability for non-profit sector future. You need to regulate, evaluate your plans, peoples, and performance. You need to share the best practices of the organizations. You need to groom tomorrow's staff and volunteer leaders today. You need to create a culture that encourages innovation and accountability. You need to pay attention to the governance. Who is going to do what job? What resources are needed? How we are going to do monitoring of them? So this is preparation of it. Then is persuasion. That is, acquire the art of persuasion. You go further. You need to persuade your stakeholders of value of non-profit sector mission and work. You need to be a vocal ambassador to bring awareness and support to the people. So these are the three major. One is contacts, other one is preparation, and third thing is persuasion. An effective leader has to see the context. He or she has to be prepared, and equally he or she has to persuade. Then we shifted ourselves to the formulation of teams and groups, and we found out that there are various examples of teams, and there is a formal team, there is a formal group, and there is an informal group. Formal groups are known as teams, those who are designed who are specially approved by the organization that this team is going to work, a group of people are going to work. So this is a team. They have got different objectives. So. And then I have told you the theoretical aspect, or theoretical grounded research of Tuckman in 2001 when he came up with the study that how you can to develop a team. एक टीम को आप किस तरीके से बनाएंगे? जब एनजीओ में काम करेंगे, जब चैरिटी में काम करेंगे, ट्रस्ट में, किस तरीके से बनाएंगे? So first thing is forming. You need to form a team. फिर उनके दरमियान थोड़ी सी नाचियाँ, लोग किसी की पर्सनैलिटी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, they start storming. और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, then you come up with the norms. आप उन वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करें, आप उन नॉर्म्स को इनकॉर्पोरेट करें. एंड नेक्स्ट थिंग इज परफॉर्मिंग. यू नीड टू परफॉर्म, you need to check whether the team is performing or not. So how are you going to select your team members? That should be dictated, manager, or selection. So there are selecting team members are based on either dictation by the managers, or the manager is going to do it himself, or they are going to be selected. So they're selecting team members is another approach. Then we initially found out the organization types. There is a U-form organization. There is a hierarchy of the organization which is U-form. और आपने देखा कि ऊपर सबसे ऊपर president board है, followed by the CEO, and then there are managers, manager finance, manager purchasing, manager service, manager personnel, and manager fundraising. अब manager services के अंदर अब वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके नीचे उसको रिपोर्ट कर रहे हैं. मैनेजर एजुकेशन सर्विसेज दे रहे हैं, मैनेजर सोशल सर्विस रिपोर्ट कर रहा है मैनेजर सर्विसेज को, मैनेजर हेल्थ सर्विस रिपोर्ट कर रहा है मैनेजर सर्विसेज. दिस फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ यू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन. देन इज एम फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर आप देखें, आप प्रेसिडेंट बोर्ड ऊपर ही है, सीईओ है, फिर मैनेजर एजुकेशनल सर्विसेज, मैनेजर सोशल सर्विसेज, मैनेजर हेल्थ सर्विस, और उन सोशल सर्विसेज के नीचे कौन सी सोशल सर्विस, फाइनेंस, परचेज सर्विसेज, पर्सनल, फंड रेजिंग, वो सारे रिपोर्ट कर रहे हैं मैनेजर सोशल सर्विस को. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज एम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस. देयर शुड बी अ लिंकेज बिटवीन वैल्यू, पावर एंड पॉलिटिक्स. Values from one of the bases. Value is one of the bases of the power. In Pfeiffer's terms, power is a property of the system at rest. The system is at rest, it is power. Politics is the study of power in action. And politics are those activities taken within the organization to acquire, develop, and use power and other resources to obtain one preferred outcome in situation in which there is uncertainty due to the dissensus about choices. So this is again a Pfeiffer's की term के मुताबिक, power is a property of a system when it is at rest. Politics when power is in action. So there is a difference between power and authority, and we found out various types of power. Power is an ability to influence someone. If you need to influence someone, you need to influence them with the help of an authority. An authority is a legitimate power, or is defined in relation to the overall goals and objectives of the organization. And we have discovered various types of power, in which we have discovered on informational power, we discussed about the reward power, coercive power, legitimate power, and there are various other social power, personal power. So there are various other positional power. So there are various other types of power which we have studied. Then we took the examples as far as stakeholders are concerned. We took the example of child care hospital, and इसमें मैंने आपको ये बताया कि there are various stakeholders. पहला तो stakeholder वो organization, यानी कि child care hospital itself is a stakeholder.
Then there is a board which is governing that child care hospital, और उसके ऊपर जो है बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि बोर्ड मेंबर्स मौजूद हैं जो कि उस हॉस्पिटल को देख रहे हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं. द चिल्ड्रन आर द स्टेक होल्डर्स. जो इंडिविजुअल डोनर्स हैं, फाउंडेशंस हैं, कॉर्पोरेशंस, कम्युनिटी ग्रुप्स, पेड स्टाफ, दे आर स्टेक होल्डर्स. Parents, local governments, tax authorities, regulatory agencies, volunteers, they are all stakeholders. So stakeholders are the one who have got stakes in the organization. They can influence the organization positively or negatively. They can influence the non-profit sector organization productivity. Then if you talk about museum, तो उसी तरीके से बोर्ड बैठा हुआ है, बोर्ड के ऊपर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो बोर्ड को बनाते हैं, और उसके नीचे म्यूजियम के जो मेजर स्टेक होल्डर्स अगर आप देखें तो क्यूरेटर्स हैं, द स्टाफ है, मैनेजमेंट इटसेल्फ है, मेंबर, वॉलंटियर्स एंड विजिटर्स हैं, और वही इंडिविजुअल डोनर्स, फाउंडेशंस, कॉर्पोरेशंस, आर्टिस्टिक कम्युनिटीज, प्रोमिनेंट फैमिली डोनर्स, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, आर्ट्स एंड काउंसिल, टूरिज्म ब्यूरो, टैक्स अथॉरिटीज, they are all stakeholders. They have got they can directly and indirectly affect, they can positively or negatively influence the organization. Then I told you about a manual which is a sample manual given on the internet with by Pakistan Center of Philanthropy. और उसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया, बहुत सी पॉलिसीज के बारे में जाना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी, एम्प्लॉय हरासमेंट पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, then leave policy, incoming mail, outgoing mail policy, field staff policies, और उस policy manual को हमने being as a template के तौर पे देखा, और उसको हमने ये जाना कि किस तरीके से आपने policy making करनी है, और उसमें personnel policy, definition of employee के बारे में बताया गया, employee कौन होता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया किस तरीके से उसको टैकल करना है, कोई अगर हैरासमेंट का इशू आता है तो हैरासमेंट के इशू को किस तरीके से अपने हाई ऑप्स तक पहुंचाना है और किस तरीके से आपने उसको अपने केस को डिफेंड करना है. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, और उसके 5 स्ट्रीम ऑफ ऑपरेशंस का जिक्र किया, जिसमें सपोर्ट एक्टिविटीज, SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जिसकी आजकल कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, उनकी जो 5 डायमेंशंस है उसमें सपोर्ट एक्टिविटीज है, रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, एडवोकेसी है, सेंटर फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट बिल्डिंग एंड इंटरनल ऑडिट है. ये वो 5 स्ट्रीम्स ऑफ ऑपरेशन है जिस पे SDPI काम कर रही है. कोर एक्टिविटीज के अंदर इट इज कंसिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाफ, और जो हमने डिस्कस किया आपके साथ के रिसर्चर्स हैं जो पॉलिसी मेकर्स भी हैं, और ये प्राइवेट भी आ सकते हैं पॉलिसी मेकर्स, और SDPI के अपने भी पॉलिसी मेकर्स हैं जिसमें डॉक्टर वकार इज अ बिग नेम, डॉक्टर सिलेरी इज द नेम, एंड दे आर ऑल पॉलिसी मेकर्स. सो कोर एक्टिविटीज में उनकी ये चीज फॉल करती है कि दे नीड टू प्रोवाइड सपोर्ट टुवर्ड्स द रिसर्चर्स इन ऑर्डर टू कम अप विद द साउंड पॉलिसी फॉर द नेशन, इन ऑर्डर टू कम अप विद द साउंड पॉलिसी एज फार एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कंसर्न. और भी बहुत से इशूज, जैसे मरकरी का इशू अभी डिस्कस होगा, उनके रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद है, उस पर काम कर रहे हैं, एडवोकेसी भी काम कर रहे हैं. Then other support, it comprise of information management and retrieval library systems, database management की बात की गई आपसे, analysis की बात की गई, electronic audio visual communications की बात की गई, advocacy की बात की गई, और basic support in the form of administration and financial services. SDPI के ये भी important streams हैं जिसमें SDPI यानी Sustainable Development Policy Institute काम कर रहा है. There are various units in SDPI जिसमें फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन है, HR है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, और ये जितने भी आपके पास यूनिट्स आ रहे हैं ये सारे SDPI के अंदर, और ये हाईली प्रोफेशनल स्टाफ है जो कि इनको मैनेज कर रहा है. एंड इक्वली रिसर्च प्रोग्राम्स के ऊपर भी SDPI फोकस करते हैं, और उस मेजरली चूंकि पॉलिसी मेकिंग इज अ सब्जेक्ट, पॉलिसी इश्यूज पे भी बात करते हैं. The goal of research program two-folded है, to produce high quality evidence based research output and to enhance the research capacity of the institute itself. So high quality research output चाहिए on the basis of the evidences, authentic evidences पे SDPI काम कर रहा है, और research capacity of the institute पे भी SDPI काम कर रहा है. Major अगर आप spares देखें research program के, governance है, lower judicial reforms है, environmental है, hazardous waste management है, water है, बहुत सारे ऐसे social policy and political economy के issues हैं जिसमें gender पे काम किया उन्होंने, एजुकेशन पे, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, लेबर पॉवर्टी, पीस एंड सिक्योरिटी, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी पे भी SDPI ने, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे भी SDPI ने काम किया. एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड पाकिस्तान इकोनॉमी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट, प्रोसेस रिव्यूज एंड सर्वेस पे भी SDPI ने बहुत काम किया. सो व्हाट डाटा NPOs यूज, किस हवाले से डाटा चाहिए होता है. डाटा के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि रॉ फैक्ट्स इन आइसोलेशन इज नोन एज डाटा.
एक फोन डायरेक्टरी है और उसमें वो फोन डायरेक्टरी पूरी जो PTCL की है, दैट इज डाटा। अगर मैं किसी खास स्पेसिफिक बंदे का नंबर तलाश करूं, दैट इज इंफॉर्मेशन। 3-4 इंफॉर्मेशन मिलके नॉलेज बनेगा। सो देयर आर ऑफन बैरियर्स for non-profit sector organization in order to collect and integrate important data into their daily work, and वो barriers भी होते हैं, और those barriers are familiar to those who work in non-profit sector organization, कि how they collect and how they analyze the data, कौन सा data collect करना चाहिए, कितना ज़रूरत है data, कितनी डिमांड है, conflicting reporting requirements क्या हैं, money and technology limitations क्या हैं। Most non-profit sector organizations are tracking financial and operations data and using it to make decisions about budgeting a program. और इसी तरह डाटा के बारे में कि it should be clear and it should be helpful for the mission and improving the progress of the organization. Again, वही बैरियर आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर डाटा सही नहीं हुआ। और यही चीज़ जो है कंप्लीटिंग डिमांड कंफ्लिक्टिंग, दोबारा बताने का मकसद यही है, कंफ्लिक्टिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस भी आती हैं इसके अंदर। और ज़्यादातर नॉन प्रॉफिट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंस को, अपने ऑपरेशंस को ट्रैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा, इवन दो बजट्स को प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा। सो दिस इज मीन ऑफ मेजरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डाटा इज रिक्वायर्ड, और डाटा के हवाले से हमने लॉट्स बिग डिस्कशन की कि डाटा किस हवाले से होना चाहिए। ट्रॉकेरिड ने 2011 में एक अप्रोच दी विच इज रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट, और इसमें रिजल्ट बेस्ड परफॉर्मेंस को हमने, रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन को देखा। इसके अलावा हमने रिजल्ट बेस्ड इंडिकेटर्स के बारे में जाना कि कौन कौन से वो इंडिकेटर्स हैं जिनको सामने रखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यू नीड टू बी कमिटिंग ऑन द रिजल्ट्स, कि कौन से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, उनको रिजल्ट्स को डिफाइन करना, उनके लिए इंडिकेटर्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स और टारगेट्स को सामने रखना, स्ट्रेटेजाइज करने किस तरीके से उन रिजल्ट्स को हासिल करेंगे, किस तरीके से उन मॉनिटर करेंगे उन इंडिकेटर्स को, और एवेल्युएशन करेंगे रिजल्ट्स की और रिपोर्ट करेंगे उन रिजल्ट्स को। रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट इस लाइफ साइकिल अप्रोच का नाम है जो कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं। देयर आर 3 मेजर लेवल्स ऑफ नॉन रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट, और अगर आप नीचे से देखें सबसे पहले इमीडिएट रिजल्ट्स हैं जो आउटपुट के फॉर्म्स में एनजीओ या नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के पास आते हैं। फिर आउटकम्स हैं विच इज इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, एंड देन देयर आर इम्पैक्ट्स विच आर अल्टीमेट रिजल्ट्स। आउटपुट्स immediate results, outcomes immediate results, the intermediate results, and impacts ultimate results। हम 3 लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर आप ये एग्जांपल देखें कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ विलेजर्स को कि वो किस तरीके से नए तरीकों से वेजिटेबल्स को ग्रो करेंगे, वो एक इमीडिएट रिजल्ट है, दैट इज आउटकम, आउटपुट। और आउटकम को देखा जाए, विलेजर्स अप्लाई न्यू स्किल्स इन ग्रोइंग वेजिटेबल्स, दैट इज आउटकम। एंड इफ यू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, दैट इज राइज इन अवेयरनेस ऑफ द पोटेंशियल of the sustainable organic farming within Pakistani community, that is an impact, that is a huge level, or ultimate objective of non-profit sector organization. So then in the last lecture we studied about resource mobilization, and resources are required in order to and resources are mobilized by non-profit sector organization, and resources are needed by all types of civil society organizations, and these resources should be effective as well as should be able to inculcate sustainability in overall systems. And we have discussed about resource-based mobilization, and we talked about fundraising approach, because we require funds in order to operate. And equally, अगर थोड़ा सा ये मैं पीछे चलूँ कि need for resources के बाद जो effective mechanism है, that is resource mobilization, पैसे तो मिल ही जाते हैं, resources को mobilize करना, अपनी मदद आपके तहत खड़ा होना, लोगों से, international donor से पैसे ना मांगना, और खुद किसी न किसी तरीके से पैसे जमा करके उसको अप्लाई करना, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। और स्टिल जो अगर देखा जाए तो रिलेक्टेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि वो पैसा दें टूवर्ड्स नॉन गवर्नमेंट से, टूवर्ड्स एनजीओज, एंड नो एनजीओज और एनपीओज दे आर शिफ्टिंग देयरसेल्व्स इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डोनेशंस देयरसेल्व्स, पैसे को खुद से इकट्ठा करना चाह रहे हैं, और उसके लिए ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया गया। और मैंने ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक्शन प्लान आपके सामने जिक्र किया, जिसमें स्टेप नंबर 1 है that you need to organize, you need to come up with the situation or analysis of the organization. Step number 2 है you need to come up with such environment जिसमें resource mobilize हो सकें. Step number 3 है you need to construct your statement of funding needs. Step number 4 you need to prospect and communicate with the potential donors and contributors. And step number 5 monitoring and evaluation your resource mobilization efforts. ये 5 वो steps हैं जो कि आपके resource mobilization action plan का हिस्सा होते हैं.
Then I told you that about donors, there are core donors, contributors, and there are repeat donors, contributors, and there are first-time donors, and you need to convert your first-time donors into repeat donors and repeat donors to the core donors. So उसके लिए strategy है. One is acquisition strategy, other one is nurturing strategy, जिसके बारे में डिटेल डिस्कस किया गया आप लोगों से कि किस तरीके से आप फर्स्ट टाइम डोनर को आप रिपीट डोनर के तौर पे लेकर आएंगे और रिपीट डोनर्स को आप किस तरह कोर डोनर के तौर पे लेकर आएंगे. देन एक्विजिशन स्ट्रेटेजी के बारे में ये आपको बताया गया टू ब्रिंग इन फ्रंट द फर्स्ट टाइम डोनर्स, कंट्रीब्यूटर्स, टू रेज अवेयरनेस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन. उनको ईमेल भेजें, उनको ब्रोशर भेजें, उनके साथ लिटल या बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, उनको लिटल कांटेक्ट होना चाहिए. फ्रेंड्स के तौर पे उनको ट्रीट करें, सपोर्टर्स के तौर पे ट्रीट करें उनको. दे आर द सपोर्टिंग एंटिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देन दे आर वॉलंटियर्स, सो यू नीड टू एक्वायर देम, यू नीड टू टैप देम, यू नीड टू फाइनलाइज द रिसोर्सेज फ्रॉम देम. Then is nurturing or cultivating strategy to maintain or promote the existing donors. जो आपके पहले existing donors मौजूद हैं उनको next level पे यानी कि उनको core donor के तौर पे लेकर आएं और उनके लिए कोई grant competition का एहतमाम करें, उनके लिए इन्विटेशन करें, उनको इनवाइट करें ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए न्यूज लेटर्स, उनके लिए मेंबरशिप कार्ड्स जो हैं वो इनिशिएट करें. दैट इज नर्चरिंग कल्टिवेटिंग स्ट्रेटेजी, जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में. Then lastly we discussed about the components of negotiation, that if there is a conflict between two parties within non-profit sector organization, हमने बहुत ज़्यादा observe किया कि जब सामान रसद तकसीम किया जा रहा होता है, जब रिलीफ का सामान दिया जा रहा है, तो मोस्टली अवाम उन्नास के अंदर लड़ाई होती है और उसको किस तरीके से कट डाउन करना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन के अपने एम्प्लॉयज़ भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाते हैं और उसके लिए बेहतर यही है कि यू नीड टू सी द नीड, यू नीड टू सी द डिफरेंसेस, बिहेवियर्स, attitudes, limit variation, management and interest, and the process itself. Then you need to settle the dispute, then you need to discuss on it, you need to set the priorities, you need to have a win-win situation, and you need to do an arrangement. So these are the components of negotiation. So what is negotiation? The process we use to satisfy our needs and when someone else controls what we want. So it is the act of discussing an issue between two or more parties with competing interest with an aim of coming to an agreement. So aim is to come to an agreement. So that is the success of the negotiation process. For me, the procedure to achieve an end through informal or formal steps of resolving the differences or conflicts. कोई ऐसा प्रोसीजर जिसके जरिए आप informal और formal steps जो हैं वो initiate करें in order to resolve the differences between two parties, in order to resolve the differences between two individuals. Then we discuss about the arbitration कि arbitrator का भी काम होता है कि वो दो parties के दरमियान आके win-win situation create करता है. फिर आपसे ये चीज डिस्कस हुई कि देयर इज अ चेंजिंग माइंड बिहेवियर एंड जो ह्यूमन माइंड है वो जो परसीव कर लेता है उसके अफेक्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल नीड्स की वजह से होते हैं और वो शेयर करता है, एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, और वो देखें वो एरो टूवर्ड्स प्रोसेस इन्फ्लुएंस की तरफ जा रही है एंड डिफरेंस इन ओपिनियन लीड्स टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और सोल्यूशन की तरफ जाते हैं आप. दिस इज अ चेंजिंग माइंड अप्रोच. जब लोगों की परसेप्शंस को आप चेंज करते हैं, दिस इज व्हाट विच इज रिक्वायर्ड एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नेगोशिएशन इज कंसर्न एंड इक्वली प्रैक्टिकल implication of the negotiation is concerned. So we need to look at the human mind, we need to see the perception, we need to come up with the ideas, we need to come up with the philosophies in order to come up with the win-win situation between two parties. Then we discussed, that was a way in theoretical framework and this is a way out theoretical framework which I have discussed with you. और उसके अंदर हमने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की कि if there is a success or there is a failure, the conflict कोई difference आ जाता है, तो there is a pre-negotiation stage, there is a within negotiation stage and there is a post-negotiation stage. और उसमें हमने preparation से लेके review and evaluation को देखा. This is a changing mind theoretical framework. और ये आप देख रहे हैं कि पहले preparation हुई, फिर discussion हुई, प्री-नेगोशिएशन में प्रिपरेशन हो रही है, फिर डिस्कशन स्टार्ट हो रही है, फिर नेगोशिएशन का टाइम आ गया, डिस्कशन के बाद प्रपोजल, बार्गेनिंग, सेटलमेंट, और फिर पोस्ट नेगोशिएशन टाइम आ गया जिसमें हम लोगों ने रिव्यू किया कि वेदर सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, क्या लोगों के आइडियाज, लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, लोग सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए. सो देन एट द एंड
This was the end from my side. This is the end of the 32nd lecture of decision making in non-profit sector organization. I hope my little knowledge has satisfied you. And this is a celebration time, but you need to study a lot because this is again a deep ocean जिसमें आप गौताज़ान होंगे तो आपको lots and lots of information मिलेगी regarding non-profit sector organization. Again, non-profit sector organization का ये view जो था, it is all related to decision making in non-profit sector organization कि किस तरीके से आपने डिसाइड करना. अकेले होंगे तो कभी भी आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे, इकट्ठे होंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेलन केलर. और मैं अपनी तरफ से आपको ये एडवाइस के तौर पे कह रहा हूं कि इफ यू वांट टू रीच हाईएस्ट, स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट. इफ यू वांट टू बिल्ड योर कम्युनिटी, एक अदना सी जगह से यू नीड टू स्टार्ट. You need to work from them and from there, and you need to work for the whole philanthropy. Charity बहुत हो गई, लोगों से पैसा मांगना बहुत हो गया. अब वक्त है कि आप अपनी मदद आपके तहत खड़े हों. और ये चीज मैं आपको बात बता रहा हूं कि you need to teach people, you need to communicate to the people, you need to tell the community how to catch a fish. Don't give them fish. अगर आप मछली पकड़ा देंगे तो वो आपने उनको भीख दे दी और वो उसी जगह पे खड़े रहेंगे, उन्होंने उठना नहीं. उनको स्किल्स सिखाएं, उनको ट्रेनिंग्स दें लोगों को, अपने अपने इलाकों के लोगों में, और अपनी एनजीओज को, अपनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक लेजिटिमेट लीगल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सामने लेकर आए. लॉज को फॉलो करें, रजिस्ट्रेशन लॉज को, टैक्सेशन लॉज को, और फिर डिसीजन मेकिंग को इंप्लीमेंट करें. वो सारी पॉलिसीज को अपने साथ लेके चलें जो कि इस कोर्स में आपने पढ़ी हैं, और वो सारी परसेप्शंस जानें जो कि इस कोर्स की वसातत से आपके पास आई. आपने सुना. आप सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना टाइम, कीमती वक्त निकाला. और प्लस मैं जाते जाते ये जरूर आपको एडवाइस करूंगा कि हक और रियायत का फर्क जाने. घोड़े और गधे को एक लाठी से ना हाँकें. दुनिया चलती है दो चीजों से, या तकदीर से, तदबीर से, और दोनों चीजों का होना जरूरी है. और एक एनजीओ, एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एक डायनामिक वर्ल्ड है, एक डायनामिक सेक्टर है, और इसके अंदर अगर आप लोग ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से आएंगे तो उसमें आपका भी भला है, और कम्युनिटी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसका भी भला, और ओवरऑल नेशंस का भी भला है. आई होप कि मेरे ये लेक्चर्स से आप मेरे नॉलेज से और मेरे इन लेक्चर से आप बहुत मुस्तफीद हुए होंगे. आपको समझ आ गई होगी कि डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करनी है नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में. और ये जितने भी लेक्चर्स थे, पहले 30 जो लेक्चर्स थे वो कोर्स रिलेटेड थे, और जो आखिरी 2 लेक्चर्स थे वो रिव्यू, उन सारे लेक्चर्स का रिव्यू था जो मैंने आपके सामने पेश किया. और हमने बहुत सी एग्जांपल्स डिस्कस की. आप भी अपने अपने इलाके के अंदर एक क्रिज्मेटिक लीडर के तौर पे सामने आ सकते हैं अगर एफर्ट की जाए. आई होप कि मेरे ये लेक्चर्स आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे. नेक्स्ट टाइम के लिए शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.